नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 11 जून, दिन है आज शुक्रवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले की सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। ज़िले में 6 लोगों ने और दे दी है कोरोना को मात। अब हमारे ज़िले में एक्टिव केसेस की संख्या बची है 73। बगेन पोखराहा में हुए हत्याकांड के विरोध में आक्रोशित लोगों ने ब्रह्मपुर चौरस्ता को किया जाम। पति की लंबी आयु के लिए सुहागन महिलाओं ने की वट सावित्री की पूजा। माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करने वाली युवती का गला रेत कर किया गया हत्या। नवानगर थाने के ऊसरा गांव में छेड़खानी के मामले में 13 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज। ननिहाल में शादी अटेंड करने गई युवती लापता, 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी। रेलवे ट्रैफिक सिग्नल चोर गैंग के सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले हम अपने ज़िले वासियों को देना चाहेंगे अपने ज़िले का कोरोना अपडेट। और एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे कि ज़िले में जो नए टेस्टिंग चल रहे हैं उनमें 4 लोगों को संक्रमित पाया गया है, लेकिन इसी के साथ 6 लोग ठीक होकर घर वापस भी लौटे हैं। तो अभी हमारे ज़िले का जो एक्टिव केस का आंकड़ा है वो 73 पर चल रहा है। हमने आपको कल भी बताया था कि भले ही कोई एक्टिव पेशेंट अब नहीं मिल रहा है, भले ही किसी के अंदर संक्रमण की पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन यह मानकर पूरी तरीके से लापरवाह हो जाना कि अब हमारा कोरोना हमारे यहाँ से भाग गया है, यह हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि 6 लोग ठीक हुए हैं तो 4 लोग संक्रमित भी पाए गए हैं। तो कुल मिलाकर 73 केसेज अभी हमारे यहाँ एक्टिव चल रहे हैं। हालांकि इस बीच हम आपको बताना चाहेंगे कि राज्य सरकार का जो आंकड़ा है और बक्सर ज़िले का जो आंकड़ा है उसमें बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है। राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए आंकड़े में ये कहा जा रहा है कि बक्सर ज़िले में कुल मिलाकर 180 लोगों की कोरोना के कारण मृत्यु हुई है। वहीं जो बक्सर ज़िला प्रशासन का आंकड़ा है वो 123 लोगों के मरने की पुष्टि कर रहा है। संक्रमितों के आंकड़े में भी बड़ा उलटफेर है हमारे राज्य सरकार के आंकड़े और बक्सर प्रशासन के आंकड़े में। राज्य सरकार का आंकड़ा यह कहता है कि 9,211 लोग हमारे बक्सर ज़िले में दूसरी लहर में संक्रमित हुए। वहीं बक्सर ज़िला प्रशासन का ये कहना है कि 8,353 लोग हमारे ज़िले में अभी तक संक्रमित हुए हैं। तो आंकड़ों में उलटफेर है, इसलिए अभी ज़िला प्रशासन ने आंकड़ों को अपने वॉल से हटा लिया है। कोई अभी रिपोर्ट जारी नहीं की जा रही है क्योंकि दोनों के आंकड़े में बड़ा फ़र्क है। खैर, ये आंकड़ा है जो सरकारें जारी करती है, ये आंकड़े हैं जो कि ज़िला प्रशासन जारी करती है। हमें आंकड़ों में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। किसी के कारण, किसी के घर में अगर कोरोना के कारण किसी की मौत होती है तो वो सरकार के लिए एक आंकड़ा बन जाता है, लेकिन उस परिवार की हालत क्या होती है ये हम और आप बखूबी जानते हैं। किसी के मरने से सरकार के यहाँ केवल एक अंक की बढ़ोतरी होती है, लेकिन वही एक परिवार की पूरी दुनिया उजड़ जाती है। तो आप सरकारी आंकड़ों के चक्कर में ना पड़कर सिर्फ अपने जीवन के आंकड़े पर ध्यान दें और ये देखें आपका पारिवारिक आंकड़ा क्या कहता है, आपके घर वाले क्या कहते हैं। उनकी खूबसूरती और उनकी सुंदरता और उनकी मुस्कुराहट को बनाए रखने के लिए आप यदि अपने घर से बाहर जाते हैं तो संक्रमित होकर आप अपने घर ना लौटें, पूरी सुरक्षा के साथ अपने घर पर लौटें, स्वस्थ रहकर अपने घर पर लौटें, ताकि आपके संक्रमित हो जाने से आपके परिवार वाले भी आपके संपर्क में आकर संक्रमित ना हों। अतः हम ज़िले वासियों से निवेदन करना चाहेंगे कि सरकारी आंकड़ों के फेर में हमें नहीं पड़ना, हमें अपने जीवन की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इसलिए कोरोना के तहत अपने जीवन शैली में थोड़े बहुत बदलाव ले आने आवश्यक है, जो कि लगातार मैं आप लोगों से कहते आ रहा हूँ। मास्क का प्रयोग आप अपने जीवन शैली में शामिल कर लें, अपने दिनचर्या में शामिल कर लें। लगातार हाथों को हैंड वॉश से धोते रहना और सैनिटाइज़र का प्रयोग करना, यह आप अपने दिनचर्या में शामिल कर लें। इतनी अगर आदतें अगर हमारी दिनचर्या में शामिल हो जाती है तो हमारे जीवन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इन आदतों को अगर हम इग्नोर करते हैं तो यह हमारे लाइफ के लिए एक थ्रेट होगा, और न केवल हमारे लाइफ के लिए बल्कि हमसे जुड़े तमाम परिवार के सदस्यों के लाइफ के लिए ये एक थ्रेट के समान होगा। तो हम आप ज़िले वासियों को बधाई भी देंगे कि आपने बड़ी संयम के साथ अभी तक अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है और आगे भी आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहें और अपने परिवार वालों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। आगे बढ़ेंगे। बगेन पोखराहा में हुए हत्याकांड के विरोध में आक्रोशित परिजन और गाँव वालों ने शव को ब्रह्मपुर चौरस्ता पर रखकर और प्रदर्शन किया और जाम किया। परिजनों का यह कहना था कि यह पुलिस की लापरवाही के कारण उनके परिवार में लगातार तीसरी हत्या है। हम आपको बताते चले कि बुधवार की शाम को शुभम पांडे, जिनकी उम्र 18 वर्ष है,
उनकी हत्या कर दी गई थी और यह हत्या मनपा पुल के समीप, जो कि मुरार थाना की सीमा के अंतर्गत आता है, वहां पर यह हत्या किया गया था। जानकारी के अनुसार वह अपने भाई और अपने पिता के लिए शाम के समय खेत में भोजन लेकर जा रहे थे। तभी रास्ते में ही बाइक सवार अपराधियों ने उनको पकड़कर और उनको मार दिया, उनका मर्डर कर दिया। ये पुलिस का परिजनों का ऐसा कहना है कि पुलिस को ये पहले से सूचना दी गई थी कि उन पर, उनके घर पर खतरा है, उनके परिवार वालों के जान पर खतरा है, लेकिन पुलिस वालों ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया और जिसका नतीजा यह निकला कि परिवार में तीसरी हत्या कर दी गई। इसके पहले भी परिजनों का कहना है कि उनके घरों में हत्याएं की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, गुनाहगारों की गिरफ्तारी नहीं हुई और वो लगातार घूमते रहे और एक और हत्या को अंजाम दे दिया। जाम की खबर जब बक्सर एसपी को प्राप्त हुआ तो वो स्वयं उस जगह पर पहुंचे। उन्होंने बातें करी परिजनों से, तो परिजनों ने पुलिस की सारी कृत्य को उनके सामने ही बताना शुरू कर दिया कि किस प्रकार से पुलिस की लापरवाही के कारण ये घटना घटित हुई है। पुलिस ने उन सभी को समझाने का प्रयास किया, जाम को छुड़ाने का प्रयास जारी था, लेकिन अब एसपी के पास ये बात पहुंच जाने के बाद निश्चित तौर पर इस मामले में अब छानबीन ज़्यादा होने जा रहा है। तो एसपी के आश्वासन पर परिजनों ने निश्चित तौर पर समाचार लिखे जाने तक तो जाम नहीं हटा था, लेकिन आगे चलकर जाम हटा लिया गया होगा और अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। बहरहाल परिजन आक्रोशित थे, उनके चेहरे पर गम भी था, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के एक सदस्य को, एक युवा सदस्य को, जिनकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी, उनको खो दिया है। निश्चित तौर पर हम आगे के अपडेट्स का इंतजार करेंगे और जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुँचाएंगे। आगे बढ़ेंगे। पति की लंबी आयु के लिए सुहागन महिलाओं ने वट सावित्री की पूजा की। सनातन धर्म के परंपरा के अनुसार वट वृक्ष के चारों ओर धागा लपेट देने से और मन्नत मांगने से और श्रद्धा के साथ अपने पूजा को संपन्न करने से महिलाओं के इस आराधना से प्रसन्न होकर ईश्वर उनके पतियों को लंबी आयु प्रदान करते हैं। ये सनातन धर्म की खूबसूरती है, सुंदरता है कि पत्नियां अक्सर अपने आप को उपवास करके और व्रत रख के अपने पतियों की लंबी आयु की कामना करती है। और लॉकडाउन समाप्त होने के बाद यह पहला ऐसा व्रत था जो कि गृहिणी, घर की गृहिणियाँ करती हुई नजर आ रही थी। तमाम वट वृक्षों के पास महिलाओं का जमावड़ा हुआ और महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु की कामना की। आगे बढ़ेंगे। माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करने वाली एक युवती का गला रेतकर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दिया गया है। राजपुर के देवड़िया गांव के बधार से शव उनका बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार तियरा गांव निवासी विनय कुमार की पत्नी है वो, और वो शाम को, बुधवार शाम को घर से लापता हुई थी, लेकिन अचानक उनकी कोई खोज खबर नहीं हुई, उनको ढूंढा नहीं जा सका। परिजनों ने ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन अगले दिन सुबह को गांव के बधार से उनका शव बरामद किया गया है। पुलिस अभी तक इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन कारण क्या है हत्या का यह मामला पता नहीं चल सका है। वह घर में किसके साथ निकली थी शाम के समय में, उनका मोबाइल फ़ोन कहाँ है, इसका अभी पता नहीं लगाया जा सका है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि यह हत्या का मामला है और गिरफ्त अपराधियों तक और गुनाहगारों तक पहुंचने की कोशिश भी पुलिस की जारी है। बहरहाल परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस आगे की जांच कर रही है और जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ेंगे। नवानगर थाने के ऊसरा गांव में छेड़खानी का मामला आया है और 13 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जो सूचना प्राप्त हुई है, ये घटना पुरानी है, लगभग 15 दिनों पुरानी ये घटना है। ग्रामीण स्तर पर इस मामले को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन जब यह छेड़खानी का मामला ग्रामीण स्तर पर नहीं सुलझ सका तो युवती के परिजन युवती को ले जाकर नवानगर थाने में 13 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है। अब कितनी इस मामले में सच्चाई है ये पुलिस जांच करेगी, दोनों ही पक्षों के बातों को सुनेंगी और जिस पक्ष की बात में सच्चाई होगी, अगर कोई ऐसा किया है तो निश्चित तौर पर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन दोनों पक्षों की बातों को सुनकर और पुलिस आगे के मामले की जांच करेगी और जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ेंगे। ननिहाल में शादी अटेंड करने के लिए नवानगर में ही पहुंची एक युवती लापता हो गई है और उस युवती के पिता वीरेंद्र प्रसाद के बयान पर 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बताया यह जा रहा है कि युवती रोहतास जिले के विक्रमगंज थाने के धावा गांव की रहने वाली है।
नामानगर में पिछले माह वह शादी में शरीक होने के लिए पहुंची हुई थी अपने रिश्तेदार के यहाँ। अचानक 3 जून को वह घर से लापता हो गई और अभी तक काफ़ी खोज खबर लेने के बाद भी उस युवती को ढूंढा नहीं जा सका है। मजबूर होकर पिता वीरेंद्र प्रसाद थाने में पहुंचे और उन्होंने 6 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने पिता के बयान पर शिकायत दर्ज कर ली है, लेकिन पुलिस को ऐसा लग रहा है कि जिस एंगल से ये पूरी कहानी तैयार हो रही है, ये प्रेम प्रसंग का मामला है। पुलिस बहरहाल जांच कर रही है और वास्तव में क्यों और किसने अपहरण किया है या फिर स्वयं युवती गई है किसी युवक के साथ, ये आने वाले समय में हमें पता चलेगा और जब अपडेट्स आएंगे तो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ेंगे। रेलवे ट्रैफिक सिग्नल केबल चोर के गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। कृष्णापुरम में स्थित टूणीगंज स्टेशन पर केबल काट लिया गया था, जिसके कारण सिग्नल रेड हो गया था और इसके कारण रेल का परिचालन बाधित हुआ था। आरपीएफ के इस कार्रवाई में कृष्णापुरम थाना के नोनियापुरा निवासी 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवक पहले भी जेल की हवा खा चुके हैं सेम मामले में और एक बार फिर से उनकी गिरफ्तारी हुई है। और आरपीएफ के इस छापेमारी में इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये एक सबक है उन लोगों के लिए जो कि रेलवे के साथ छेड़छाड़ करते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले भी हमने ये सूचना आप लोगों को बताई थी कि श्रमजीवी एक्सप्रेस को रोक दिया गया था सिग्नल को लाल करके, और ऐसा असामाजिक तत्वों का जो खेल चलता है यह निश्चित तौर पर किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। बहरहाल इन तीनों युवकों को गिरफ्तारी की जा चुकी है और आगे के जो अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। यह हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो मैंने आप तक पहुंचाया। आपका अभी भी सकुशल रहना आवश्यक है। हम बार बार अनुरोध करेंगे आप तमाम लोगों से कि आप अपने जीवन की सुरक्षा को सुनिश्चित ही करें। एकदम से बेहोश हो जाना अब और कोरोना के प्रति पूर्ण रूप से अचेता अवस्था में चले जाना, यह हमारे जीवन के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। हम बार बार ये कहते हैं कि केवल एक जीवन का ये मसला नहीं है, ये मसला कई जिंदगियों का है। यदि एक संक्रमित होता है तो कईयों की ज़िंदगी खतरे में आ जाती है। हम प्रार्थना करें ईश्वर से कि अब जो संक्रमित लोग बचे हुए हैं हमारे ज़िले में, जो कि गिने चुने लोग हैं, वो भी स्वस्थ हो, जल्दी से घर लौटें और हम ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कि संक्रमण फैलने का कोई भी खतरा है। एक बार आप अवश्य याद रखिएगा कि भले ही बाज़ारें खुल गई, रौनक वापस लौट गए, लेकिन अभी भी अनेकों ऐसे परिवार हैं जो कि अपने कार्य को खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। उनके घरों में रौनक नहीं आई है। बाज़ारों की रौनक तो बढ़ गई है, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं है कि बाज़ारों में जाकर ख़रीदारी करके अपने घर की रौनक को बढ़ा सके। तो कृपया करके उनको भी मौका दिया जाए अपने आजीविका को कमाने के लिए, और ये तभी संभव हो सकेगा जब हम अभी भी अपने ज़िले को कोरोना से मुक्त रखेंगे। आप सकुशल रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचे रहें। आपकी और आपके परिवार वालों के लबों की मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे, ऐसी हमारी कामना है और आप हमारे साथ बने हुए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।